अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान चीमा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद ज़ीशान। आज मैं हाज़िर हुआ हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं कि जी आईएमएफ का प्रोग्राम आ गया, फिर जी आईएमएफ का प्रोग्राम जी वो चला गया, रियल एस्टेट में ये हो गया, रियल एस्टेट में वो हो गया। आज हम बात करेंगे एक रैशनल अप्रोच की, रैशनल अप्रोच जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस हो, जो लॉजिकल हो और प्रैक्टिकल हो। हम जो है वो प्रैक्टिकली क्या चीज़ें पॉसिबल हैं उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। मैं काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन इधर उधर से मैं सुनता हूँ और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि लोग जो है वक्ती फ़ायदे के लिए जो है जो छोटी सी बात भी उठती है उसके ऊपर समटाइम्स कि लोग डेस्परेट हैं क्योंकि 2-3 साल से मार्केट नहीं चल रही थी और लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है और प्लाट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, तो जिसकी वजह से जो है वो अभी तक रिकवर नहीं कर सकी। तो फिर छोटी सी जो न्यूज़ होती है वो भी मार्केट के अंदर फिर वो कहते हैं जी ये मार्केट ऊपर चली गई है और फिर उसके बाद जो है वो जो प्लॉट्स की प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ा दी जाती हैं और फिर जब गुब्बारे में से हवा निकलती है और कुछ टाइम तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता तो सब प्राइसेस जो हैं वो क्या थोड़ी सी रिवर्स मार्केट करेक्शन स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली समझने की ज़रूरत ये है कि प्रैक्टिकली कि चीज़ें अब चलनी है एक्टिविटी बेस्ड, डेवलपमेंट बेस्ड। और यहाँ आज जो मैं बात डिस्कस करूँगा आपसे वो करूँगा कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रियल एस्टेट टास्क फोर्स जो है वो तश्कील दी थी, उसको टास्क दिया था सिफारशात इकट्ठी करने के लिए, डिसीजन देने के लिए नहीं कि अगले दिन डिसीजन हो जाएगा। और 1 मंथ का टाइम उनको दिया गया था कि कोई सिफारशात लेके आएँ, उसके हम डे पर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद मज़ीद हमें अगर इसके ऊपर कोई कमेटी तश्कील देनी पड़ी या मज़ीद इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ी तो दोबारा फिर इस पर बात होगी। मैंने अपने पहले वीलॉग में कहा था कि अगर कोई चीज़ डिसाइड होती भी है, मैंने आज तक सिर्फ टैक्स के ऊपर एक किया है और इंशाल्लाह आज भी जो मैं टैक्स के ऊपर कर रहा हूँ वो आपको इतनी क्लैरिटी देगा कि इंशाल्लाह आपके जितने भी माइंड के अंदर क्वेश्चंस हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। मेरी ये पूरी कोशिश है कि भाई अगर कोई न्यूज़ आती भी है या कोई चीज़ कंक्लूजन पे पहुंचती भी है तो वो मार्च के बाद अप्रैल में हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। और अगर अप्रैल में ना हुई तो बजट तक होगा, बजट में जो चीज़ें डिसीजंस हो चुके होंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर बजट हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने यह अदा किया है कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन बजट से पहले कर देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इस पे करेंगे कि जी उन्होंने एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी जिसमें 10 मेंबर थे और एक उनको चेयर कर रहे थे। उसके बाद आईएमएफ के साथ कितनी मीटिंग हो चुकी हैं इस पे बात होगी। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने कौन सी अपनी खदशात का इजहार किया और किन चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकता, अब ये अब मुमकिन नहीं रहा इस मुल्क के अंदर। और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या उस टीम ने सिफारशात दी और क्या प्राइम मिनिस्टर को पेश किया गया। और उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी ऐसी इकदाम ज़रूरी हैं जिनकी जो करने ज़रूरी हैं किस इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी के लिए, इस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए और पाकिस्तान के जीडीपी के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो लाजमी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात का आगाज़ करते हैं रियल एस्टेट टास्क फोर्स की। रियल एस्टेट टास्क फोर्स जो बनाई गई उसको हेड कर रहे थे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स और इसके अंदर जिन 10 लोगों को शामिल किया गया उसमें जो लोग शामिल हैं उसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू हैं, उसमें डीजी वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन पाकिस्तान आर्मी, उसमें फेडरल गवर्नमेंट डीजी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी और उसके बाद प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान। उसके बाद इसके अंदर अर्बन डेवलपर्स के एमडी को शामिल किया गया। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन को शामिल किया गया और आबाद नॉर्थ के चेयरमैन को शामिल किया गया और एक एक्स एमपीए पंजाब को शामिल किया गया। और इन लोगों को टास्क दिया गया, यहाँ पे ये बात बहुत ज़ेरे गौर है कि टास्क ये नहीं दिया गया कि आप किस तरीके से प्लाटों का बिजनेस या फाइल्स का बिजनेस ग्रो कर सकता है और टैक्स ख़त्म करना है। टास्क ये दिया गया कि कंस्ट्रक्शन का रिवाइवल कैसे हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के साथ 72 अलाइड इंडस्ट्रीज अप्रॉक्सीमेटली एसोसिएटेड हैं जो 40% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं और बिज़नेस काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है उन इंडस्ट्रीज़ का नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर टैक्स रेवेन्यू बहुत 50% से भी नीचे चला गया। इस चीज़ को एडमिट किया है एफबीआर ने भी और इस चीज़ को एडमिट किया है आबाद ने भी कि पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन इतनी कम हो गई हैं कि 50% से भी नीचे रेवेन्यू चला गया। अभी जो टास्क फोर्स को जो चीज़ टास्क दिया गया है जिस पे एम्फसाइज किया गया है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर ऐसा पॉलिसी लाई जाए जो कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करे,
जो वर्टिकल स्ट्रक्चर को प्रमोट करे, जो हमारी फर्टाइल लैंड जितनी स्पीड से ख़त्म हो रही है उसको किस तरीके से हमने रोकना है। और ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आनी जिसकी वजह से सब लोग प्लॉट्स और प्लाटों के बिजनेस में चले जाएं। क्योंकि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एक अपनी रिजर्वेशंस का सहार किया कि अगर आप रियल एस्टेट को एमनेस्टी स्कीम देते हैं या आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग पैकेज देते हैं तो लोग बाकी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, एमनेस्टी स्कीम नहीं मिल सकती। एमनेस्टी स्कीम जो है पाकिस्तान में या दुनिया के किसी मुल्क में भी दी गई है तो वो हमेशा फेल ही हुई है। वो वक्ती फ़ायदा ज़रूर देती है, आपको एक रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट करके देती है, लेकिन उसकी वजह से आपकी जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। क्योंकि लोग फिर हर 2-3-4 साल के बाद एमनेस्टी स्कीम का इंतज़ार करते हैं, टैक्स अवेड करते हैं, अपने रिसोर्सेज को जो है वो शो नहीं करते और डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ नहीं आते। रियल एस्टेट टास्क फोर्स ने जो सिफारिशात इकट्ठी की मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से, उसमें आबाद ने एक सिफारिशात दी काफ़ी सारी, और उसमें जो रियल्टर्स के जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी दी, और उसके अलावा मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटीज़ से भी उनसे राय ली गई। तो आबाद की सिफारिशात कुछ यूँ थी कि जी फेडरल एक्साइज ड्यूटी को रिमूव कर दिया जाए, और क्योंकि ये बिल्डर्स के ऊपर और डेवलपर्स के ऊपर लगती है तो उससे जो है वो हमें आसानी होगी, कंस्ट्रक्शन को जो है वो एक्टिविटी बढ़ेगी, बिल्डर्स जो है वो मोटिवेट होंगे। उसके अलावा जो है परचेज़र और सेलर का जो टैक्स है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जाए, क्योंकि जो प्लॉट्स हैं वो रॉ मटेरियल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। लेकिन साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि उसको रिलैक्स करने का फ़ायदा तभी है कि आगे आप वो कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बन सके, यानी जो लोग एंड यूज़र तक प्लॉट्स जाएँ और वो आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करें, या बिल्डर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करें, या वर्टिकल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो। अदरवाइज़ अगर प्लाटों का बिज़नेस में आपस में होना है तो गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है, अगर और अल्लाह करे कि उसके ऊपर वो अमल भी करें कि जी अब प्लाटों का बिज़नेस नहीं चलेगा, अब फाइल्स का बिज़नेस नहीं चलेगा। हो सकता है ऐसी पॉलिसी आ जाए जिसमें यह रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आप 1 साल या 2 साल या 3 साल से पहले प्लॉट सेल नहीं कर सकते, और अगर आप सेल करेंगे तो आपको हैवी टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स पहले भी है कि अगर आप कम टाइम में सेल करते हैं तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, और हो सकता है उसकी परसेंटेज बढ़ा दी जाए, ताकि वो इन्वेस्टर्स जो कि प्लॉट्स का लेन देन बहुत ज़्यादा करते हैं और प्लॉट को ही एक एक्टिविटी बना लेते हैं, वो लोग डिस्करेज हों। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे फाइल्स का जो बिज़नेस है, जो ओपन फाइल्स हैं, उसके बिज़नेस के ऊपर पूरी गिरफ्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका ना कोई रिकॉर्ड होता है और ना ही उसकी कोई ट्रांजैक्शन होती है। लोग एक दूसरे को लेन देन करके कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उसके रोकथाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़े और लोग इस चीज़ में मत पड़ें। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो नॉर्मल मार्केट होती है या ऑर्गेनिक मार्केट होती है वो सबके लिए फिजिबल होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी, जेन्युइन क्लाइंट के लिए भी, हमारे डीलर हजरात, रियल्टर्स के लिए भी, बिल्डर्स के लिए भी, डेवलपर्स के लिए भी। ये जो तेज़ मार्केट होती है या आर्टिफिशियल मार्केट होती है, ये वक्ती तौर पे फ़ायदा देता है, चंद लोगों को पैसा देता है। आर्टिफिशियल मार्केट में ज़्यादातर लोग नुकसान उठाते हैं, तो मार्केट जेन्युइन होनी चाहिए। उसके बाद जो सिफारिशात आई इसमें है कि जी फर्स्ट टाइम जो होम बायर है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, उससे टैक्स वसूल ना किया जाए, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको टैक्स फ्री स्टेटस दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आए, और उनको ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सहूलत दी जाए उनकी, कि वो उनको डॉक्यूमेंटेशन में ना पड़ें। वो किसी जगह पे भी अगर सोसाइटी में ट्रांसफ़र पे जाते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सके कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, किसी किस्म का प्रूफ ना उनको लेके आना पड़े। उसके बाद एक और इशू को राइज़ किया गया है कि जी जो FBR है वो टैक्स रिफंड नहीं देता, ख़ास तौर पे जो हमारे सैलरीड जो क्लास है वो सैलरी के ऊपर टैक्स जो है वो हर मंथ के ऊपर कटवाती है, और जब वो कोई किसी जगह के ऊपर अपने डिस्पोजल मनी से अपनी सेविंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली वो दोबारा टैक्स देते हैं और FBR से उनको उसका रिफंड नहीं मिलता। तो इसका सोल्यूशन एक तो ये है कि टैक्स काफ़ी रिड्यूस कर दी जाए, सेकेंडली ये है कि अगर आप टैक्स रिड्यूस नहीं करना चाहते तो कम से कम सैलरीड क्लास के लिए आप रिफंड को इंश्योर करें, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो तो फिर भी साल के एंड पे करते हैं, और वो जो टैक्स पे करते हैं रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन के ऊपर वो एडजस्टेबल टैक्स होता है और काफ़ी हद तक वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है वो। तो ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो सैलरीड क्लास करती है। उसके अलावा इस चीज़ का भी आबाद ने भी और FBR ने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि 50% से भी ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन हैं वो कम हो गई हैं।
हमें जो पॉलिसी कोई ना कोई लेके आनी पड़ेगी जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सके। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई लॉजिकल चीज़ होगी तो IMF उसको ज़रूर कंसिडर भी करेगा और वहाँ से अप्रूव भी होगा, क्योंकि मेन कंसर्न उनका रेवेन्यू है। और पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ जो है वो ट्रांजैक्शंस कम हुई हैं, बल्कि 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ जिनको आइडेंटिफाई किया है इस टास्क फोर्स ने कि वो कंप्रोमाइज़ हुई हैं, उनकी यूटिलिटी, उनकी कैपेसिटी कम हुई है, 40% कैपेसिटी के ऊपर वो काम कर रही हैं, जिसमें सीमेंट है, आपकी स्टील है, उसके अलावा जो है वो टाइल्स इंडस्ट्री है, फिर सरामिक्स है, इसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो उन कम बहुत कम कैपेसिटी पे चली गई हैं। एक और सिफारिशात आई है कि जी पाकिस्तान के अंदर मोरगेज इंट्रोड्यूस करवाया जाए, 5 ईयर से 20 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट्स प्लान हों जिसके अंदर, और उसमें 15 to 20% डाउन पेमेंट हो, और जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख के दरमियान इंस्टॉलमेंट प्लान हो, और तमाम बैंक्स को ऑन बोर्ड किया जाए, और वो ऑन बोर्ड होके जितने भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करें, और वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो मॉर्गेज पॉलिसी को सपोर्ट करें, मॉर्गेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। और साथ ही आसान इकसात के ऊपर हाउस लोन्स की भी सिफारिशात की गई हैं कि जी लोगों को कम मार्कअप के ऊपर जो है वो लोन्स दिए जाएं ताकि वो कंस्ट्रक्शन कर सकें घरों की। और एक और चीज़ जिसके ऊपर जोर दिया गया और काफ़ी हद तक तकरीबन हो भी गई है, वो ये है कि जी बैंकों का जो काइबर रेट है या इंटरेस्ट रेट है उसको सिंगल डिजिट पे लेके आया जाए, ताकि जो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बैंकों में पैसा रख के बैठे हुए थे और कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि वहाँ से अच्छा रिटर्न उन्हें आ रहा था, वो डिस्करेज हों, और वो लोग जिनको बैंक से लोन चाहिए किसी बिजनेस के लिए या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो इंकरेज हों। तो अब इस टाइम के ऊपर जो है, पहले आप जानते हैं 22, 23, 24% इंटरेस्ट रेट था, 12% है, और 3% और का ऐलान हो चुका है, 9% के ऊपर इंटरेस्ट रेट होने जा रहा है। और यही सिफारिश थी कि इसको सिंगल डिजिट पे किया जाए। 9 का हो सकता है आने टाइम वाले टाइम में 8% भी हो जाए, ये बड़ी अच्छी खबर है रियल एस्टेट के हवाले से भी। और क्योंकि उनका ये भी कहना है कि ये जो रिटर्न्स हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं चल रही यहाँ पे या सेक्टर्स नहीं चल रहे, उसकी वजह से लोग बाहर की दुनिया में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और पाकिस्तान से पैसा ड्रेन हो रहा है, तो उसको रोकने की ज़रूरत है। बाकी कुछ टैक्स एग्जम्पशंस की भी बातें आई कि जी कुछ सिफारिशात आई कि जी आप 1 करोड़ तक, किसी ने कहा 5 करोड़ तक, और किसी ने कहा कि जी 2 करोड़ तक जो भी लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनसे उसका सोर्स ऑफ इनकम ना पूछा जाए, जो कि मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। टैक्सेशन कम होनी चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस आसान होना चाहिए, लेकिन ये कब तक चलेगा? एग्जम्पशंस ये कब तक चलेंगी? इस एग्जम्पशंस का फ़ायदा कोई नहीं है। आपको जो है चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा, और अगर लेट सपोज, मैं तो कहता हूँ ये डीसी वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसको इंश्योर करना चाहिए कि डीसी वैल्यू के ऊपर चीज़ें ट्रेड ना हो, चीज़ें ट्रेड हो मार्केट वैल्यू के ऊपर, और उसी के ऊपर टैक्सेशन हो। आप टैक्स को 4% से 1% कर दें, 0.5% कर दें, लेकिन मार्केट वैल्यू पे लें। एक चीज़ की डीसी वैल्यू 50 लाख रुपये, एक्चुअल वैल्यू 1.5 करोड़ रुपये, तो आपको रेवेन्यू उतना ही मिलेगा। आपको सिर्फ सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जब ये सारी की सारी सिफारिशात जो है जो इकट्ठी की गई, और मैं आज उन सिफारिशात का जिक्र नहीं कर रहा कि जो कि बेसिकली ज़्यादातर टैक्स से रिलेटेड 236 COT 36 के जो है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीलॉग कर चुका हूँ। आज मैं कंस्ट्रक्शन पैकेज के वाले से मेरी ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर मैं आप पे बात करना चाहता था। तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुला और नई डिस्कशन शुरू हो गई, और उसमें जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है उन्होंने भी अपना कहा रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि जी अगर आप इस तरह की कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकेज दे देते हैं तो जितने बाकी सेक्टर्स हैं वो सफ़र करेंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, और ये बात उनकी ठीक है। तो एक बिल्कुल बैलेंस्ड पॉलिसी की ज़रूरत है, और ना सिर्फ यहाँ पर आनी चाहिए बल्कि दूसरे सेक्टर के लिए भी जो है पॉलिसीज़ ऐसी आनी चाहिए जिसमें हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी मैन्युफैक्चरिंग चले, हमारी जो है रियल एस्टेट भी चले, और इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करें। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जो 4 बड़े मेजर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने भी बात की है। नंबर 1, उन्होंने आपको पिछले दिनों खबर टीवी पे सुनी होगी कि अब फाइल्स और प्लॉट का बिजनेस नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि ऐसी पॉलिसी आ सकती है जिसमें आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, और अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते तो आपको सरचार्ज लग सकता है, या आप अगर टाइम से पहले प्लॉट सेल करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से पहले प्लॉट सेल करते हैं, तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जो जितना लेट सेल करेगा उतना टैक्स उसको कम देना पड़ेगा। पहले भी ये पॉलिसी थी, लेकिन हो सकता है इसकी परसेंटेज बढ़ा दी जाए।
ताकि लोग प्लॉट्स की ट्रांजैक्शन डिस्करेज हो। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर भी नज़र करने की ज़रूरत है कि ओपन जो फाइल्स हैं उसको इसकी रोकथाम की जाए, क्योंकि उसके अंदर कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, ब्लैक मनी जो है वो वाइट की जाती है, और उसके अलावा टैक्स एवेजन्स होती हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें से आउटकम निकला कि सारी चीज़ें जो सिफारिशात आई हैं इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि एक सिफारिश ये भी आई कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स का निज़ाम है या स्टैम्प ड्यूटी है वो प्रोविजनल सब्जेक्ट है, कि वो प्रोविंसेस के अंदर जो है वो स्टैम्प ड्यूटी जो है उनको भी उस परसेंटेज पे या वैल्यूएशन के हिसाब से वहाँ सेट किया जाए जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो बाकी सूबों के लिहाज से भी। तो वहाँ पे ही एक सिफारिश आई कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत है, जो लोगों की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करे, जो ट्रांसपेरेंसी लेके आए, जो पूरे मुल्क की, जिसमें चारों सूबे और फेडरल को शामिल किया जाए, और यहाँ पे टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग और जितनी भी आपकी प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है, उसको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मॉनिटर करे और उसकी पॉलिसी को मरतब दे। और जितने भी ये स्कैम्स प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, या ऐसी कोई पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हमारी लैंड जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, हमारी फर्टाइल लैंड ख़त्म हो रही है, उसकी रोकथाम की जा सके, तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का भी गवर्नमेंट ने फैसला किया है। और उसके बाद इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया कि वर्टिकल स्ट्रक्चर्स जो है उसकी तरफ जाया जाए, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रक्चर्स जो है उसमें कम स्पेस के ऊपर ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो जाते हैं। और जो आपका हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर है, हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जो घरों पर मुश्तमिल होता है, तो उसमें लैंड बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो फर्टाइल लैंड है वो कम हो रही है उसकी वजह से। तो वर्टिकल स्ट्रक्चर की तरफ जोर दिया गया कि उसको प्रमोट किया जाए, इस पॉलिसी के अंदर इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। एक और चीज़ जो यहाँ पे हाईलाइट हुई वो ये है कि तमाम पाकिस्तान के जितने भी अर्बन शहर है वहाँ पे सोसाइटियों की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है और इतने ज़्यादा फ्रॉड, स्कैम्स और पता नहीं क्या क्या कुछ है, और शहर से 70-80 किलोमीटर बाहर तक लैंड परचेज हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से शायद उनको फिल होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो आज ही हमने उस एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म कर दिया है, आज ही जो है वो कितना एरिया जो है वो माफियाज के हाथ में चला गया है। साइटिस के ऊपर बैन लगाया जाए उस वक्त तक जब तक के ज़रूरत महसूस नहीं करती, और रीरा रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का भी मकसद ये है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का, कि जब वो ज़रूरत महसूस करे कि अब हमें और हाउसिंग सोसाइटी की ज़रूरत है, तो वो एज पर नीड सोसाइटीज़ को कुछ टाइम के लिए बैन को लिफ्ट करे और फिर दोबारा बैन लगा दे। ये वक्त की ज़रूरत है, ये करना पड़ेगा, वरना आप देखेंगे कि एक शहर दूसरे शहर के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, बिल्कुल खाली प्लॉट्स पड़े होंगे, ब्याबान पड़े होंगे, एक गेट बनाया, 5,000 प्लॉट की जगह 5 लाख प्लॉट बेचा और ये गए और वो गए। जब कोई सोसाइटी 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर बाहर कोई लैंड खरीदती है और वहाँ परचेज़ करके आपको प्लॉट्स देती है और आपको बताया जाता है कि आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उस सोसाइटी को ये बात पता है कि यहाँ पे आबादी पहुँचने में 20 साल लग जाएंगे, तो मैं इनके पैसे को 20 साल इस्तेमाल कर सकता हूँ, 20 ईयर्स तक तो मैं इसके पैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसके बाद जो लैंड गई वो उसके अलावा, वो जो फर्टाइल लैंड गई वहाँ पे अब जारी सी बात है उसने अपना कब्ज़ा, जितनी लैंड ली है उसको लैंड को ग्रे कर देना है ताकि वो अपना कब्ज़ा उसको इंश्योर कर सके। अगर तो एग्रीकल्चर लैंड कंप्रोमाइज़ हुई, उसके बाद 20 साल के लिए आपका पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया जो उसको इंजॉय कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे शहर को पहुँचने में टाइम लगेगा। पाकिस्तान के अंदर हम लोग जब गवर्नमेंट हमारे से, हमारे सेक्टर से रिलेटेड सिफारिशात मांगती है, तो हम हमेशा इस चीज़ को मलहूज़े खातर रखते हैं, इसमें मुल्क का फ़ायदा भी हो और मेरा फ़ायदा भी हो। या हमारे जो मिसाल के तौर पे जिन लोगों को हम कहते हैं कि जी हमने इनको नुमाइंदा मुकर्रर किया है, वो उस साइड के ऊपर ज़्यादा चलते हैं जहाँ पे फ़ायदा अपना ज़्यादा हो। मैं यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देने की ज़रूरत हो कि जहाँ पे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, यहाँ बिल्डर्स को, डेवलपर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं अब, तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी लेके आएगी। जब तक आपकी सपोर्ट मेरे साथ आई रहेगी और जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे, मेरी आवाज़ उतनी ताकतवर होती जाएगी और इंशाल्लाह हम अरबाब इख्तियार तक ये बातें पहुँचाएँगे भी। हम अरबाब इख्तियार तक एक दिन ये चीज़ें पहुँचेंगी। क्या किसी ने ये सिफारिश की है कि एस्क्रो अकाउंट्स पाकिस्तान में होना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर जो है उन लोगों को जब तक सोसाइटी को जो है वो एनओसी ना मिल जाए और जितनी लैंड का मिले उससे ज़्यादा वो सोल्ड आउट नहीं कर सकता फाइल्स। क्या वो टाइमली डिलीवरी को इंश्योर किया गया? बाहर जो प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, जब कोई प्रोजेक्ट आप लॉन्च करते हैं तो उसकी लैंड जो है वो आप अपने इन्वेस्टमेंट से परचेज़ करते हैं
और फिर उसके ऊपर जितनी कंस्ट्रक्शन कास्ट होती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसका 1/3 जो है वो आप अकाउंट में शो करते हैं कि मेरे पास इसका 1/3 कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट मौजूद है बिफोर बुकिंग। और फिर जब बुकिंग्स होती हैं और उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट्स आती हैं तो वो उस प्रोजेक्ट के अकाउंट में आती हैं और उस प्रोजेक्ट से अमाउंट पर्सनल यूज के लिए इस तरीके से यूटिलाइज नहीं होती। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बेस पे जितना आप कंस्ट्रक्शन काम वर्क करते हैं उसके लिहाज से बैंक जो है पेमेंट रिलीज करता है कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि वो लोगों के पैसे हैं। आप सिर्फ प्रॉफिट के हकदार हैं, आप कैपिटल के हकदार नहीं हैं। दूसरा, वो प्रोजेक्ट्स जो आप मुकम्मल नहीं कर सकते या जो डिपेंडेंट है लोगों की इंस्टॉलमेंट्स के, इस तरह के लोगों को प्रोजेक्ट बनाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। या तो लोग डाल देते हैं इस चीज़ के ऊपर कि लोग टाइमली इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहे, या फिर लोग डाल देते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर और मुल्क के ऊपर। अगर पाकिस्तान में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, वो इस चीज़ को इंश्योर करे, बिल्डर टाइमली चीज़ों को डिलीवर करने की, अपनी इन्वेस्टमेंट से कंस्ट्रक्शन को जारी रखने की कैपेसिटी रखते हो, और सोसाइटीज़ प्लान्ड हो और सिटी प्लान्ड हो, तो एक्सेसिव कमर्शियल भी नहीं होगा कि आपकी शॉप्स और अपार्टमेंट्स खाली पड़े हों। उनकी यूटिलाइजेशन होगी क्योंकि वो एज़ पर नीड होगी, वो टाउन प्लानिंग के असूलों के मुताबिक होगी। और मैंने पाकिस्तान में आज भी चंद बिल्डर्स ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने टाइमली डिलीवर किया, जिन्होंने ऐसे भी हैं जो वो आटे में नमक के बराबर, जिन्होंने टाइम से पहले डिलीवर किया, उनकी सेल नहीं रुकी, उनकी इंस्टॉलमेंट नहीं रुकी। उन बिल्डर्स को कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन होनी चाहिए जो कि बगैर इंस्टॉलमेंट्स के कंस्ट्रक्शन जारी रखने की कैपेसिटी रखते हो। इन चीज़ों को इंश्योर करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप आते रहेंगे और लोगों का पैसा लेकर भागते रहेंगे। कुछ लोग इस नीयत से आते हैं कि हमने पैसे लेकर भागना है, और कुछ लोग मजबूरन भागते हैं क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके होते हैं। यानी आपके पास पैसे जो हैं वो 10 मरले का प्रोजेक्ट बनाने के हैं, लेकिन आपने 10 कनाल पे स्टार्ट कर लिया। जब आपने 10 कनाल पे कनाल स्टार्ट कर लिया तो आपके पास ये कैपेसिटी ही नहीं है कि अगर आपकी सेल बंद हो जाए या पाकिस्तान के अंदर सेल स्लो हो जाए तो आप उसको जारी नहीं रख सकते। तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, आपको वो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा, या फिर लोगों को सफ़र करवाएंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 15 साल भी पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट मैं जानता हूं जिन्होंने 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का पेमेंट प्लान दिया और 15 साल में जाकर डिलीवर किया। वाई? जो लोग रियल एस्टेट से मुंसलिक हैं वो ऐसी सिफारिशात नहीं देते जो उनके ऊपर गिरफ्त करें। काश पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसी मुरतब हो कि सब लोग अर्न भी करें और सब लोग ट्रांसपेरेंसी भी हो, कैपिटल सिक्योरिटी भी हो और मुल्क भी ग्रो करे, सबके लिए विन विन पोजीशन हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पैकेज आएगा, काफ़ी उम्मीद है। और इसके अलावा हो सकता है टैक्सेस में भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, कंडीशंस भी लगाई जाएंगी जिसके अंदर प्लाटों के और फाइल्स के बिज़नेस को रोका जा सके। उम्मीद करता हूँ आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हमारे चैनल पे आपको रियल एस्टेट से मुतल्लिक तमाम लेटेस्ट न्यूज़ मिलेंगी। आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिव्यूज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ के विजिट्स मिलेंगे, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मिलेंगी, और उसके अलावा घरों के, अपार्टमेंट्स के और विलास के प्रॉपर्टी टूर्स मिलेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमान अल्लाह।